हेलो बच्चों, कैसे हो? कल मैंने तुम्हें कृतिका में से दूसरा पार्ट जो है जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ने के लिए दिया था। उम्मीद करती हूँ कि सब ने पढ़ लिया होगा और समझ के पढ़ा होगा। आज हम उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? हम बताएंगे कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए जो चिंता और बेचैनी दिखाई देती है वो उनकी छोटी मानसिकता दिखाती है, और वो भी ऐसी जो गुलामी की मानसिकता होती है। इतने सालों तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम रखा, और उसके पश्चात भी जब एलिजाबेथ आती है तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जो नाक टूट गई है, जिस व्यक्ति ने हमारे देश को इतनी अधिक यातनाएं दी, उन्हीं की नाक के लिए इतनी अधिक भाग दौड़ कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा देश आज़ाद होने के पश्चात भी मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाया। ये हमारे उन सभी जो क्रांतिकारी वीर हुए हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी तन मन धन की परवाह किए बगैर इतना सब कुछ किया, उन सब का अपमान भी हो है इस बात से, और उन गुलामी की बात भी कही जा सकती है। यानी उनकी ये जो मानसिकता है वो गुलामी की मानसिकता कही जा सकती है। प्रश्न नंबर 2, रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो हम बताएंगे कि रानी एलिजाबेथ जो भारत में आ रही थी, तो उसका जो दर्जी था, जो भारत का दर्जी था, जिसने उसके यहाँ पर आने पर पोशाक सिलनी थी, उसे ये चिंता थी कि रानी एलिजाबेथ को नेपाल, पाकिस्तान और भारत की सैर करनी थी। तो रानी के लिए जो कपड़े वो सिलेगा, वो उसके ऊपर पूरी तरह सही फिट बैठेंगे या नहीं, रानी को पसंद आएंगे या नहीं, और या उनको पहनने के बाद रानी कैसी दिखाई देगी। उसे इस बात की चिंता थी कि वो अच्छे कपड़े बने, और यही सोच विचार वो बार बार कर रहा था। प्रश्न नंबर 3 है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? यानी जब एलिजाबेथ आनी थी तो दिल्ली में आनी थी, तो जो भी टूटी फूटी सड़कें थी, जो भी कार्य अधूरे पड़े हुए थे, वो पूरे कार्य कर लिए होंगे। इसके साथ साथ सड़कों के साइड में बोर्ड लगाए गए होंगे रानी एलिजाबेथ के बड़े बड़े, और इसके साथ साथ रंग रोगन किया गया होगा, सड़कों को सजाया गया होगा, जगह जगह पर जो चौक होंगे उन्हें सजाया गया होगा, फूल मालाएं लगाई गई होंगी, और इतना ही नहीं, जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी उसे भी वहाँ पर भी बहुत अधिक सजावट की गई होगी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि रानी एलिजाबेथ के आने पर दिल्ली की काया पलट ही हो गई होगी, यानी दिल्ली को पूरी तरह से नया बनाकर उसको बिल्कुल बदल दिया गया होगा। प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतें आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो इसके आधार पर हम बताएंगे, इतनी बड़ी रानी जो आ रही थी, जिसने भारत के ऊपर इतने सालों तक शासन किया था, उसके पहनावे को लेकर, यानी रानी आएगी तो वो देखने में कैसी लगेगी, वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, पत्रकार उसे किस प्रकार से हम सब भारतवासियों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ये सब बातें, यानी क्या है, हमारे विचार ये हैं कि पत्रकार भी अपने आप को, अपने पत्रकारिता का पैमाना बढ़ाने के लिए उसे और अधिक बढ़ा चढ़ाकर और रानी की प्रस्तुति को अलग अलग अंदाज में प्रस्तुत कर कर हम तक दिखाने की भरसक प्रयत्न करेंगे। और हमारे विचार में ये सब करना कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन किसी भी बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर ये सब नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? हम बताएंगे कि इस प्रकार की पत्रकारिता विशेषकर युवा पीढ़ी पर एक अलग ही प्रभाव डालती है। कुछ व्यक्ति उनकी देखा देखी वैसी ही नकल करने की होड़ में लग जाते हैं, और कुछ इस बात का, चाहे वो वैसा
सब कुछ करने के लिए उनके पास पैसे हों या न हो, लेकिन फिर भी अपने माता-पिता को भी इस बात के लिए परेशान करते हैं और एक तरह की होड़ सी लग जाती है। अगर कोई ऐसी बड़ी हस्ती आकर किसी तरह का पहनावे या वेशभूषा के बारे में बातें की जाती है या दिखाया जाता है, तो हर व्यक्ति की नज़र उन्हीं के ऊपर टिकी होती है, खास तौर पर युवा वर्ग पर उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, जोध पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या-क्या यत्न किए? हम कहेंगे लाट का मतलब होता है मूर्ति। तो जोड़ परचम की जो मूर्ति थी, उसकी जो अचानक से रातों रात नाक टूट गई थी, नाक गायब हो गई थी, उसको लगाने के लिए मूर्तिकार ही नहीं बल्कि देश के बड़े-बड़े अधिकारियों ने दिन रात एक कर दिया था। अलग-अलग प्रकार के पत्थरों को देखकर तराशा गया और उसके ऊपर लगाकर देखा गया क्या वो नाक जचती है या नहीं। अलग-अलग मूर्तियों की नाकों को उसके ऊपर लगाया गया, लेकिन कोई भी नाक सही फिट नहीं बैठी और अंत में एक जिंदा व्यक्ति की नाक उस मूर्ति के ऊपर लगा दी जाती है। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह-जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्मों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आई अन्य कथन छाँट कर लिखिए। यानी इस प्रकार की जो बातें आई हुई हैं, वो हमने छाँट कर लिखनी है। तो ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ये बताती हूँ। ये प्रश्न नंबर है हमारा 6। तो क्या है? गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अगला है, सभी सहमत थे कि यदि लाट की नाक नहीं तो हमारी नाक भी नहीं रह पाएगी। फाइलों के पेट चीरे गए परंतु कुछ भी पता न चला। हर हाल में नाक का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बड़ी होशियारी से। लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। यानी ऐसी बातें जो एकदम से हमारे दिल को छूती हैं और इस पाठ के आधार पर अलग से ही एक अपना असर छोड़ती हैं, वो पंक्तियां हमने छांट कर लिख देनी है। प्रश्न नंबर 7 है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। यानी नाक, नाक का मतलब क्या है? इज्जत। यहाँ पर जो जॉर्ज पंचम की नाक टूट गई थी, वो सिर्फ जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक ही नहीं लगानी थी ताकि वहाँ पर एलिजाबेथ जाए इसलिए, बल्कि भारत सारे देशवासी ये समझ रहे थे कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं मिली, नहीं लगाई गई, तो उनकी ही नहीं बल्कि हमारी भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह बात पूरी तरह से क्या है, व्यंग रचना में किस प्रकार उभर कर सामने आई है। यानी ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने भारत के लोगों पर इतने सालों तक गुलामी की, भारत के लोगों पर अनेक अत्याचार किए, उस व्यक्ति की मूर्ति की अगर नाक टूट गई है और वो भी आज़ादी के पश्चात की बात है और एक रानी वहाँ पर आ रही है, तो उस मूर्ति की नाक को दोबारा से लगाने के लिए लोगों ने किस प्रकार से अलग-अलग पापड़ बेले हैं और क्या-क्या नहीं किया है। उसके साथ उससे भी बड़ी हैरानी वाली बात ये कि उस मूर्ति की नाक लगाने के लिए अगर कोई दूसरी नाक फिट नहीं बैठी है, तो एक ज़िंदा व्यक्ति की जो नाक लगा दी गई है, तो इससे दिखावे के तौर पर उस मूर्ति पर तो नाक लग गई, लेकिन पूरे भारतवासियों की नाक ज़रूर कट गई है। इस बात का व्यंग इस प्रश्न के माध्यम से यहाँ पर और पाठ के माध्यम से ये बताया गया है। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करता है? इस ओर संकेत करता है कि उसकी नाक बहुत छोटी थी, जो न तो किसी भारतीय नेता की उसके ऊपर फिट बैठ रही थी और न कि बच्चे तक की भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसकी नाक बहुत छोटी थी, यानी उसकी इज्जत हमारे सामने बहुत छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ उसकी नाक लगाने के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा था, जो कि भारतवासियों के लिए एक शर्म की बात थी। अगला प्रश्न है, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया? अखबारों में जिंदा
अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को बहुत ही दुखदाई और शर्मनाक माना गया और अखबार वालों ने सिर्फ ये कहकर कि नाक का मसला हल हो गया है, कहकर अपनी चुप्पी साध ली और कुछ भी नहीं लिखा। प्रश्न नंबर 10, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि एलिजाबेथ के आने पर नई दिल्ली की कायाकल्प हो गई थी। नई दिल्ली को बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया गया था। हर चौराहे को सजाया गया था। लेकिन जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उसकी मूर्ति के ऊपर की नाक अचानक से ही गायब हो गई थी और इसलिए ये कहा गया था कि आज के दिन नई दिल्ली पूरी तरह से नई हो चुकी है, बदल चुकी है, सब कुछ है इसमें, लेकिन मूर्ति के ऊपर नाक नहीं है। इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वो जब एलिजाबेथ आएगी तो भारतवासी उनको क्या जवाब देंगे और ऊपर से एलिजाबेथ के साथ साथ भारतवासियों के लिए भी ये बड़े ही शर्मनाक बात होगी। प्रश्न नंबर 11 है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? पहले वाले प्रश्न में तो क्या था, उन्होंने क्या लिखा था, ठीक है ना, किस तरह से प्रस्तुत किया था उस खबर को। लेकिन अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि चुप क्यों थे? तो हम बताएंगे कि जॉर्ज पंचम की नाक की खबर के दिन अखबार चुप इसलिए थे क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिसने देश के ऊपर इतने सालों तक राज किया, देश के लोगों पर अत्याचार किए, उस की सिर्फ मूर्ति भर के लिए एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी गई थी, जो 40 करोड़ लोगों के लिए बड़ी ही शर्म की बात थी। इसलिए अखबार वालों ने ये कहकर कि नाक का मसला हल हो गया है, कहकर चुप्पी साध ली और इससे ज़्यादा अखबार में कुछ भी नहीं कहा गया और उन्होंने सोचा कि ये भारतवासियों के लिए बड़ी ही शर्म की बात है, इसलिए इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा गया। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यही बताया है, इस पाठ का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि लेखक ने इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि देश के आज़ाद होने के पश्चात भी नेताओं और जो अधिकारियों की मानसिकता है, गुलामी की जो मानसिकता है, उसको उजागर करने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से एक मूर्ति के ऊपर जिंदा व्यक्ति की नाक लगाकर कितनी शर्मनाक घटना की गई है और लोगों को क्या संदेश दिया गया है। जो हमारे वीर क्रांतिकारी युवक हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे, उनका भी अपमान किया है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ये एक व्यंग भरी कहानी बताई है। तो आज के हमारे ये प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। बस और नहीं है, 11 प्रश्न हैं। तुमने आज ये सारे प्रश्न कॉपी में समझ के लिखने हैं। आज का हमारा कार्य, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।